Hello everyone, this side Anurag Chauhan. Welcome you all to this amazing platform Study Smart Commerce. So today we are going to do a quick revision of our subject business law. इसका एग्जाम आपका 18 जून को है. I have already uploaded the long video of this subject. So ये वाली वीडियो क्विक रिवीजन होने वाली है. मुश्किल से मैं 15 से 25 मिनट के अंदर आपके जितने भी मेन कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर कर दूंगा. इसके मैंने जो आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, मैं आपसे बिल्कुल इंतजार करता हूँ कि उन्हें बिल्कुल छोड़ के मत जाना. आप बहुत अच्छे से करके जाना. उन्हीं के अंदर से आपको क्वेश्चन आते हुए देखेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए थे उसमें से आपने खुद देखा 7 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में थे मार्केटिंग वाले में. तो मैं वैसे ही इंतजार रहेगी मेरी आपसे कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करके रहेंगे. तो मैं इस वाली वीडियो में क्या करने वाला हूँ, मैं आपको जितने भी जैसे मैंने ऑफर्स का आपको बताया था, ऑफर की क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, जनरल ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, ये सारे छोटे छोटे उसमें जनरल क्रॉस विद एग्जाम्पल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट उस कॉन्सेप्ट उसके बाद उसका एग्जाम्पल अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ. फिर जैसे डॉक्टर ऑफ कैपिटल छोटे छोटे फॉर्म में समझाऊंगा, जैसे इतने में ही समझा दूंगा इसको अच्छे से. बट अगर यहीं पे आपको लॉन्ग लॉन्ग मतलब बिल्कुल अच्छे से डीपली पढ़ना है, जैसे मैंने आपको क्रॉस ओवर पढ़ाया, बट आपको ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, तो आपको ये वाली पीडीएफ पे जाना पड़ेगा. ये वाली पीडीएफ है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बहुत डीपली एक एक चीज पढ़ाई है, मतलब वो भी इजी लैंग्वेज में. ऐसा नहीं है कि इसमें इंग्लिश है पूरे प्रॉपर, नहीं है. आप जैसे यहाँ पढ़ोगे ये रहा पूरा क्रॉस ऑफर है, फिर उसका पूरा क्रॉस ऑफर का ही एग्जाम्पल है विस्तार से, मतलब डिटेल एग्जाम्पल जिसे कहते हैं ना, रियल लाइफ से मतलब जोड़ के. जैसे मान लीजिए आप के पास एक मैकबुक लैपटॉप है, वो अपने दोस्त कबीर को लेके एक लेटर लिखता है, मैं अपनी मैकबुक तो मैं 50,000 में बेचना चाहता हूँ, प्रॉपर एग्जाम्पल. देन फिर हम आगे आओगे तो स्टैंडिंग ऑफर, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, फिर प्रॉपर एग्जाम्पल, फिर जनरल ऑफर, इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट, फिर इसका प्रॉपर एग्जाम्पल. ऐसे करके पूरी डिटेल पीडीएफ है, जैसे प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, अच्छे से बढ़ा के विद एग्जाम्पल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये विद एग्जाम्पल, फिर वॉइड एंड, ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, फिर पूरा अच्छे से समझाया, फिर इसका प्रॉपर एग्जाम्पल दे दिया. फिर ये वाला लॉ ऑफ बेलमेंट पढ़ाया, जैसे पूरा प्रॉपर आपको डिटेल में पढ़ाया. एंड देन उसका हर उसमें डिटेल एग्जाम्पल, हर उसमें डिटेल. बहुत सुंदर सी पीडीएफ आपके लिए मैंने बनाई है. बस इस पीडीएफ, अगर आपको ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी. अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा. मैं आपको नंबर दे देता हूँ ऊपर, आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, मैं ये वाली पीडीएफ आपको डायरेक्ट वहाँ पे भेज दूंगा. व्हाट्सएप नंबर है 9717132474. ठीक है, 9717132474. ये वाला व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे को मैसेज कर देना भैया कि मेरे को लॉन्ग पीडीएफ चाहिए, मतलब जो हमारी है ये बिजनेस लॉ की, ये कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ. इसके बाहर से अगर आपका एक भी क्वेश्चन, देखो इसके बाहर से क्वेश्चन तो आएंगे, बट आपको 10 क्वेश्चन में से नहीं, 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. 8 में से 5 अटेम्प्ट करने, मैं गारंटी लेता हूँ कि इसी पीडीएफ से आपके 3 से मतलब इतने क्वेश्चन आ जाएंगे कि आप इजीली 80 मार्क्स प्लस इजीली आप स्कोर कर सकते हैं. 80 मार्क्स के 60 मैं कह रहा हूँ खास वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने मतलब जो एक दिन पहले ही सकते हैं कि भैया एक दिन पहले बता दो क्या पढ़े. एक दिन पहले देखो कोई पढ़ के पास नहीं हो सकता, बट आप लिख सकते हो. आपको मैटर बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, आप पास होने के लिए लिखना पड़ेगा क्या मैटर, कंसेप्ट. अब कंसेप्ट कब क्लियर होगा, जब आप उस कंसेप्ट को समझोगे, जैसे मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी. ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे हो गई. आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ वहाँ पे क्या नाम है व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा. अब हम करते हैं अपना क्विक रिवीजन ऑफ बिजनेस लॉ जल्दी से, मुश्किल से 20 मिनट के अंदर अंदर. इसमें क्या है आपका, इसमें 18 जून का आपका एग्जाम है बिजनेस लॉ का. ये आपका मॉर्निंग में एग्जाम है, तो आप इसे वीडियो को, आप मेरे को नहीं पता कब देख रहे हो, बट जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ तो आप इसको, जैसे मैं 14 को शूट कर रहा हूँ उसे, तो मैं 15 को अपलोड कर दूंगा. तो 15, 16, 17, इन 3 दिन आप इस वीडियो को 2 से 3 बार तो कम से कम देखना. 2 से 3 बार, एक बार से काम नहीं चलेगा. 2 से 3 बार इस वीडियो को अच्छे से देखना, एक एक टॉपिक समझना कि भाई ने, जैसे भाई ने भाई क्रॉस ऑफर पढ़ाया है, तो क्रॉस ऑफर में भाई ने क्या पढ़ाया है, मतलब जैसे मैंने पढ़ाया, तो क्रॉस ऑफर अपने रियल लाइफ से रिलेट करके देखना कि आपने क्रॉस ओवर कभी किसी को दिया है. क्रॉस ओवर मतलब जैसे मैं अभी नहीं बताऊंगा, तो मैं आपको तब रियल लाइफ एग्जांपल ही दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑफर. ऑफर में कौन कौन से ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, जनरल ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, 4 ऑफर है. अगर ऑफर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे. सो लेट्स स्टार्ट. पहले एक बार समझ लेते हैं कि ऑफर क्या होता है. ऑफर का मतलब होता है कि जब आप किसी को कोई काम करने या ना करने के लिए कहते हो, ताकि उससे उसका कंसेंट मिल सके. ऑफर मतलब होता है कि जैसे मैं कैफे में अपने किसी दोस्त के साथ कॉफी पी रहा हूँ. मेरा दोस्त कॉफी नहीं पी रहा, मैं कॉफी पी रहा हूँ, मैं उसे कहता हूँ यार कॉफी पी लो आप भी, तो मैंने ऑफर दिया. बट अगर उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो ऑफर नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस बंदे ने एक्सेप्ट ही नहीं किया मेरा ऑफर प्रपोजल. बट अगर वहीं पे वो कहता है हाँ भाई ला मुझे भी दे दे, तो अगर उसने ऑफर उस कॉफी को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब वो प्रॉपर ऑफर है, क्योंकि उस बंदे ने पहले उसे ऑफर दिया प्लस एक्सेप्टेंस. इट इज कॉल्ड प्रॉपर ऑफर. बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सोशल चीजों से नहीं बनते हैं. कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज फॉर्म बाय लीगल चीजें.
कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, ये बना ऑफर। चलो आगे पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं जनरल ऑफर। ये ऑफर किसी एक बंदे के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए होता है। जो भी कंडीशन पूरी करेगा उसका ऑफर। एग्जाम्पल, जैसे मैंने पोस्टर डाला, जो भी मेरा खोया हुआ डॉग ढूंढ के देगा उसे 5,000 रुपये मिलेंगे। ये जनरल ऑफर है। मैंने यहाँ पे कोई वो नहीं रखी कि आपको जो मेरा ऑफर ढूंढेगा वो लड़की होनी, जो मतलब जो मेरा डॉग को ढूंढेगा वो लड़की होनी चाहिए, उसकी एज सिर्फ 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो ये होना चाहिए। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ये पूरी दुनिया के लिए सेम है, तो इट्स कॉल्ड जनरल ऑफर। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर, जब दो लोग एक दूसरे को बिल्कुल सेम ऑफर भेज देते हैं बिना किसी एक दूसरे के ऑफर के बारे में जाने। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बनता? अब मान लो कि यार एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझते हैं ना अपना प्रॉपर। अब जब मान लीजिए कि मैंने तुझे मैसेज किया कि क्या तू मेरी बाइक 50,000 में खरीदेगा, और तूने सेम टाइम पे मुझे सेम मैसेज किया। इसका मतलब है कि मान लो OLX पे आपने एक चीज देखी कि 50,000 रुपए की बाइक मिल रही है। आशु जो है वो अपनी बाइक सेल कर रहा है 50,000 रुपए में। अब दो बंदे हैं, एक है हनी और एक है ध्रुव। अब दोनों ने उसकी बाइक देखी कि यार हाँ बाइक तो पसंद है, बंदे की बाइक पसंद है तो क्या करेंगे, बाइक पसंद है तो उसको ऑफर भेजेंगे कि भाई मैं आपकी बाइक 50,000 में खरीदना चाहता हूँ। अब इधर से हनी को नहीं पता कि आशु ने ऑफर भेज, हनी को नहीं पता ध्रुव ने भी ऑफर भेज दिया, तो वो भी उसे 50,000 के लिए भेज देगा। अब आशु के पास क्या हुआ, आशु के पास दो ऑफर आ गए, एक हनी का आ गया, एक ध्रुव का आ गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑफर दो है, उसे एक का रिजेक्ट करके एक का एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी ये ऑफर बनेगा। बिकॉज ऑफर नीड ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। विदाउट एक्सेप्टेंस यू कांट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ओनली अ ऑफर, वन साइडेड ऑफर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा स्टैंडिंग ऑफर। जब जब ऑफर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए खुला रहता है, उसी के बाद जब चाहे ऑर्डर दे दो, उसे हम अपना स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। जैसे एक कंपनी टेंट निकालती है कि हम पूरे साल 40 रुपए पर केजी के रेट से सप्लाई करेंगे, अब जब भी चाहिए बता देना। अब जब जब सप्लाई होगा तब तब न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि कंपनी पूरे साल उसी बेस पे नहीं निकाल सकती कि हमारे 40 रुपए पर केजी के प्राइस तो सेम रहेगा, बट कंपनी पूरे साल एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं करेगी। जब जब उसके पास ऑर्डर आएगा तब तब न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसी को हम स्टैंडिंग और ओपन ऑफर कहते हैं। ये खुला रहता है हमेशा के लिए। अगला एम्प्लॉयड ऑफर। यहाँ पर बोल कर या लिख कर नहीं, बल्कि आपसी बिहेवियर सिचुएशन से खुद को समझा जाता है। जैसे मान लो कि आप किसी DTC बस में चढ़ जाते हो, और वहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि आपको चढ़ने के लिए टिकट दिया जाएगा, बस वहाँ पे लिखा है कि दिल्ली टू अहमदाबाद। अब आपने क्या करा, आप जाके बस में बैठ गए। अब जब टीटी तो टिकट काटने वाला आपके पास आएगा, तो आप उससे ये नहीं बोलोगे कि भाई वहाँ पर तो लिखा नहीं था टिकट देना है, मैं तो पैसे नहीं दूंगा। आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसी को एम्प्लॉयड ऑफर कहते हैं। दैट्स इट। आपको ये मैंने ऑफर का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर। ये कुछ नहीं है, एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि लेट द बायर बिहेवियर, खरीदार खुद सावधान रहे, जैसे सवारी अपने माल की खुद जिम्मेदार है, ऐसे कहते हैं ना। तो वही एक तरह से डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर कहते हैं। इसका एक लैटिन फ्रेज है कैवेट एम्प्टर। इसका मतलब ये होता है जब खरीदार खुद सावधान रहे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, मार्केट में कोई सामान खरीदते वक्त ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे चेक करके लो। अगर बाद में कोई ऐसी खराबी निकले जो बाहर से देखी जा सकती थी, या मतलब पता चल सकता था, बट आपका ध्यान कहीं और था और आप दुकानदार को ब्लेम करने जाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो चीज़ विजिबल थी। अब जैसे मैं मान लो दूध लेने गया, अब दूध पे लिखा रहता है कि एक्सपायरी डेट कब है। अब मैंने वो चीज़ तो देखी नहीं, मैं उसे लेके आ गया और मैंने घर आके देखा, यार उस पे तो एक्सपायरी डेट है, और एक्सपायरी डेट निकल गई एक दिन पहले, एक दिन बाद में उसे पीने वाला था। जैसे मैं 13 को लेके आया, उस पे था कि 40 तक यूज़ कर सकते हो। अब मैं 14 की रात को उसे देख रहा हूँ, यार इस पे तो ये है, तो मैं गया कि अरे भैया ये आपने मेरे को एक्सपायर दे दिया, ये 14 का एक्सपायर हो जाता। बट वो कह सकता है कि आपने खुद क्यों नहीं देखा। ये चीज़ अगर पैकेट पे विजिबल थी कि एक्सपायरी डेट क्या है, तो आपने यहाँ पे देख के क्यों नहीं ली, ये चीज़ आप कह भी तो सकते थे। तो आप उसके लिए प्रॉपर ब्लेम नहीं कर सकते। बट हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जहाँ पे आप उसे ब्लेम कर सकते हो। लाइक जब दुकानदार फंसेगा फिटनेस ऑफ पर्पज में, सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन में, सेल बाय सैंपल, फ्रॉड और कंसीलमेंट। अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। केविन एम्प्टर का क्वेश्चन इस बार आना चाहिए, तो मैंने प्रॉपर से एक्सप्लेन कर दिया है। और इसमें क्या फिटनेस, इसके एक्सेप्शन क्या क्या है। फिटनेस फॉर पर्पस, अगर आपने दुकानदार को पहले ही बता दिया कि सामान किसी काम के लिए चाहिए और उसने गलत सामान दिया, तब वो रिस्पॉन्सिबल है, और तब वो प्रॉपर आपको पेमेंट करेगा जो भी आपका सामान था, जितने भी कभी आपको लॉस हुआ है। नेक्स्ट में क्या है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। जो फीचर बताए है, लिखे लिखे निकलने पर सामने वैसा सामान वैसा नहीं निकला। जैसे ऑनलाइन लेदर बोलकर प्लास्टिक दे देना। ऐसा बहुत बार होता है ना कि जैसे आपने शॉपसी से कोई चीज़ देखी, उस पे लिखा था कि आपने शॉपसी से कोई मोबाइल खरीदा, मतलब मान लो कि आपने आईफोन 15 खरीदा, 128 GB वेरिएंट, ठीक है, ब्लू कलर।
अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जब आपके पास बॉक्स डिलीवर हो रहा था वो ब्लू कलर नहीं था, ब्लैक कलर था। एंड वो वेरिएंट 128 का नहीं था, वो था 64 का। अब आप वहाँ पे प्रॉपर कंप्लेंट कर सकते हो, एफआईआर कर सकते हो, हर चीज लीगल एक्शन ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने सेल बाय डिस्क्रिप्शन किया है, जो जैसा लिखा था वो चीज आपको नहीं भेजी। ठीक है, ये होता है आपका सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सेल बाय सैंपल। अगर डिलीवर किया गया सामान पहले दिखाए गए सैंपल नमूने जैसा ना हो। मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ में कि हाँ, मान लो कि मैं कोल्ड ड्रिंक का काम कर रहा है, मैंने न्यू कोल्ड ड्रिंक निकाली है, पर मैंने बंदों को बोला है कि आप मेरी एक सैंपल ड्रिंक है ये, आप इसे पियो पहले, अगर ये आपको पसंद आए तभी आप परचेज करना। अब मैंने क्या करा कि मैंने अपना सैंपल तो बहुत अच्छा रखा, मैंने उसमें सारी चीज़ें वही डाली, मतलब ओरिजिनल बिल्कुल उसका टेस्ट प्रीमियम कर दिया। बट जो माल था वो सेम नहीं था, तो ये चीज़ भी मेरे ऊपर ही फटेगी कि मैंने आपको सैंपल गलत दिया और देन आपको माल वैसा नहीं दिया। ठीक है। अगला आ जाता है आपको फ्रॉड और कंसील में, तो आपको नाम से समझ आता है फ्रॉड कितने फ्रॉड होते हैं। अगर सामान में कोई छुपा हुई खराबी हो, जैसे लेटेंट डिफेक्ट हो और दुकानदार ने जानबूझकर उसे कंपनी से छुपाया हो, जैसे कि इसमें क्या है कि अब मान लो मेरे को कार सेल करनी है, अब मेरे को पता है कि मेरी कार की बैटरी बार बार दिक्कत कर दी है। ठीक है। अब मैंने ये चीज जो सेलर है, मतलब जो बायर है, उसे नहीं बताई कि मेरी कार की बैटरी बार बार दिक्कत कर रही है, आप इसे खरीद लो। अगर मैं बता देता तो वो खरीदता ही नहीं, बट उसने खरीद लिया और खरीदने के बाद जब उसने यूज की तब उसे पता चला कि इसमें क्या प्रॉब्लम, और आपने मेरे को बताया नहीं, तो वो मेरे पे लीगल केस कर सकता है। उसके पास राइट है कि ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट मी इन द कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट। इसे कहते हैं फ्रॉड और कंसीलमेंट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। इसमें आपको तीन टॉपिक समझने हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये भी बहुत आसान है। ठीक है, मैं आपको तीनों समझाता हूँ। प्रोमिसरी नोट, खुद का वादा। इसमें एक बंदा उधार लेने वाला खुद लिख कर कहता है, मतलब प्रॉमिस करता है कि मैं फलाने बंदे को इतने पैसे एक फिक्स डेट पर जरूर दे दूंगा। ये होता है प्रोमिसरी नोट। इसमें दो बंदे अवेलेबल होते हैं, एक जो लिख रहा है और एक जिसे मिलेगा, मतलब एक जो लिखने वाला और एक जिसे मिलेगा। ये होता है प्रोमिसरी नोट। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन बंदे होते हैं। इसमें एक बंदा सेलर होता है जो दूसरे बंदे बायर को कहता है कि बायर को ऑर्डर देता है कि तुम मुझे ये मेरे कहने पर किसी तीसरे बंदे को इतने पैसे दोगे, और सामान वाले उस यूज साइन करके एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब कि जो सेलर होता है वो बायर से कहता है कि तुम इतनी डेट पे इतने पैसे इस बंदे को दोगे, थर्ड पर्सन को। ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑर्डर देना, चेक तो सबको पता है बैंक में चलता है। चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है ये, पर ये हमेशा एक बैंक पर लिखा जाता है, जैसे SBI बैंक हो गया आपका, कैनरा बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये सभी नहीं में चलता है। और ये मैंने मांगते ही ऑन डिमांड कैश हो जाता है, जैसे आप काउंटर पे वो जाके चेक सबमिट करोगे, अगर चेक बाउंस नहीं हुआ तो आपको तुरंत के तुरंत वो आपको पेमेंट, मतलब कैश दे देंगे वहां से, काउंटर से। जैसे कहते हैं चेक। एक इसका प्रॉपर मैंने टेबल बनाई थी आपके लिए, ताकि आप यहीं पे चीज़ समझ लो। तो ये क्या है, फीचर ये क्या है, पैसे देने का प्रॉमिस है, ये पैसे देने का ऑर्डर है, ये बैंक को पैसा देने का ऑर्डर है। ये कौन लिखता है, ये डेट लिखता है पैसा लेने वाला। ये कौन लिखता है, पैसे मांगा जाता है यहाँ पे, ये अकाउंट होल्डर, कस्टमर। एक्सेप्टेंस इसकी जरूरी नहीं होती, इसकी जरूरी नहीं होती, साइन मैंडेटरी है इसमें, इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। ये आपका बाउंस नहीं होता, आपको कैश मिल ही जाएगा। अब हम चलते हैं वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता, ये कानून की नज़र में ज़ीरो, इनवैलिड होता है। ये तो शुरू से इनवैलिड होता है ये, या किसी बाद में किसी सर्कमस्टांस की वजह से ये संभव हो जाता है एक तरह से। जैसे किसी सिंगर से कॉन्सर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया, पर कॉन्सर्ट से पहले उसकी डेथ हो गई, या उसे डेथ नहीं बोलेंगे, या मान लो 5 तारीख को बंदे का कॉन्सर्ट था, तो 4 तारीख को उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वो बंदा केस नहीं कर सकता कि मेरे साथ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप 5 तारीख को नहीं आए। अब बंदे की 4 तारीख को एक्सीडेंट हो गया, तो वो कैसे आता। इसे कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब एक पार्टी के साथ धोखा या जबरदस्ती हुई हो। विक्टिम के पास पावर होती है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे या चलने दे। एग्जाम्पल, जैसे सर पर बंदूक रख के किसी गाड़ी सस्ते में लिखवा ली, या विक्टिम की मर्जी पर वॉइडेबल है, क्योंकि उससे वो चीज सर पे बंदूक रख के करवाई गई है। अब डर में तो इंसान कुछ भी कर सकता है, पर वो चीज मायने थोड़ी रखी कि जैसे मान लो मेरा 70 लाख का प्लॉट है, अब बंदे आए और मेरे साथ कनपट्टी में बंदूक रखे कि इस बंदे ये 7 लाख पे रजिस्टर करो हमारे नाम। अब मैं तो कर दूंगा डर के मारे, बट क्या मैं पीछे से जाऊंगा कंज्यूमर कोर्ट और वहाँ पे केस फाइल कर दूंगा कि भाई मेरी 70 लाख की जमीन है, उन्होंने 7 लाख में मेरे से वो हस्ताक्षर करवा लिए, कोर्ट मेरा साथ देगी भाई। अगला है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे क्रिएशन के बेस पे, एग्जीक्यूशन के बेस पे, वैलिडिटी के बेस पे। अब समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ये दो तरह से होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट।
जो बोलकर या लिखकर साफ-साफ बनाया जाए। ये वैसा होता है, ये जो हरकतों से सिचुएशन बना दी, जैसे मतलब कुली ने सामान उठाया और आप चलने लगे, तो अब आप ये नहीं कहोगे कुली से कि ओए तूने मेरा सामान किससे जब जैसे मान लो रेलवे स्टेशन पे आप उतरे, कुली ने आपका सामान उठा लिया और आप उसके पीछे-पीछे चलने लगे टैक्सी तक। अब टैक्सी पे जाने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि ओए कुली तूने मेरा सामान कैसे उठाया? मैंने तुझे पैसे नहीं दूँगा, मैंने बोला थोड़ी। ये आपने ऑटोमेटिक ही उसको एक्सेप्टेंस दे दी जब उसने आपका सामान उठाया था। या तो आप तभी बोलते कि ओए तू सामान कैसे उठा रहा है? हम अपने आप लेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं थी। बट आप जब सामान टैक्सी तक पहुँच कर आप तब बोलोगे तो कुछ नहीं हो सकता, कुली केस कर सकता है, आप कुछ भी कर सकता है कुली। राइट है उसके पास। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जब दोनों पार्टीज अपना अपना काम पूरा कर चुकी हैं, कैश दिया और फोन लिया, दैट्स इट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट जब किसी एक या दोनों का काम अभी करना बाकी हो, जैसे किसी एक ने कर दिया, मैंने जैसे मान लो कि मैंने कोई फोन ऑर्डर किया, अब मैंने ऑर्डर कर दिया, मेरा काम खत्म, अब कैश ऑन डिलीवरी है, अब उधर से कोई फोन आना बाकी है। ये होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जब एग्जीक्यूट नहीं हुआ मतलब थोड़ा मिडिल में है। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कानून के हिसाब से 100% परफेक्ट हो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इलीगल एग्रीमेंट जो काम ही कानून में क्राइम हो, जैसे किसी को पीटने की सुपारी देना, किसी को ड्रग सप्लाई करना, ये सब चीज़ आती हैं इलीगल एग्रीमेंट के अंदर। अनफॉर्जेबल कॉन्ट्रैक्ट जो वैसे ठीक है पर टेक्निकली डिफेक्टेड, जिसमें साइन या स्टैम्प ना होना की वजह से रुका हो, इसे कहते हैं आपका अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी होता है। अब ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह आ सकता है, तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, एग्जीक्यूशन और वैलिडिटी। यहाँ से आप इजीली समझ सकते हो इसे। क्वेश्चन 6 में क्या है, कोरिलेशन पढ़ते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं, इसमें फ्रॉड पढ़ते हैं और मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। ये चार टॉपिक है, मैंने ये चारों थोड़े से उसमें समझा दिया कि हाँ भी क्या है, आप समझ जाओगे। जैसे कोरिलेशन का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ होता है जबरदस्ती, किसी को डराकर, धमकाकर या फिजिकली फोर्स धमकी देकर उससे साइन करवाना। ये मैंने ऊपर बताया था आपको, ये कोरिलेशन होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, दिमागी दबाव बनाना किसी की पोजीशन में, जैसे अपनी पोजीशन या रिश्ते का गलत फायदा उठाकर सामने वाले पर मेंटल प्रेशर क्रिएट करना। जैसे डॉक्टर पेशेंट पे कर सकता है, गुरु सेवक पे करता है, जैसे मैं टीचर हूँ और मैं अपने किसी स्टूडेंट पे मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ कि आपको मेरे को इतने पैसे और देने हैं, मतलब मैं उस पर मेंटली प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ कि आप मेरे को मतलब इतने पैसे और दे रहे हैं, ये दिमागी दबाव के उसमें आएगा। जैसे डॉक्टर पेशेंट के ऊपर मेंटल प्रेशर बना देगी। अब जैसे पेशेंट का क्या है, उसे ऑपरेशन नहीं करवाना। अब डॉक्टर जैसे मान लो कि कोई पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, ऐसा आप समझ जाओगे इस एग्जाम्पल को। वो प्रेग्नेंट है तो उसे क्या करना है, उसे ऑपरेशन नहीं करवाना, उसे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। अब मैं डॉक्टर के होने के नाते उस प्रेशर बनाना हूँ कि नहीं आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तभी आपका बच्चा सही होगा वरना मर जाएगा, ये वो। तो ये आता है कि अंडर इन्फ्लुएंस दिमागी दबाव के अंदर। जब अगर नॉर्मल हो सकता है तो आप ऑपरेशन क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको पैसा कमाना है। तो इसी वजह से दिमागी दबाव के अंदर आता है। आज के टाइम पे तो डॉक्टर भी भाई बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ बट आपको बताना जरूरी है। मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसकी हेल्थ डिपार्टमेंट की, उन्होंने उसमें लगाया हुआ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, जैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो ये भाई क्या करते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता देते हैं। जैसे मतलब आपने बताया कि मेरे को सर्दी बुखार है और मेरे को दर्द हो रहा है, तो ये बोल देंगे ऑपरेशन करवा लो। इसलिए आज के टाइम में अगर आप किसी एक डॉक्टर से कंसल्ट करो तो 2 से करो, फिर 3 से करो। अगर कोई भी बीमारी है तो आज के टाइम में आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि हर तरीके से यहाँ पे आपसे मतलब ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो मैंने सोचा कर बोला तो आपको, अब चलते हैं हम फ्रॉड की तरफ। फ्रॉड तो आपको पता है कि जानबूझ कर करा गया, तो जैसे मुझे सच में पता होता है वो कि जानबूझ कर करा हुआ झूठ, जैसे बोलना ताकि सामने वाले को धोखा दिया जा सके। अब जैसे मेरे को पता है कि जो जिस आईपैड में मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आईपैड काम नहीं करता, इसकी बैटरी परसेंट जो है वो बहुत कम है और ये बार बार बंद हो जाता है। अब मेरे को इसे सेल करना है अविनाश को। अविनाश को मैंने बोल दिया कि नहीं भाई मेरा आईपैड तो बहुत अच्छा है, 128 GB वेरियंट है, ब्लैक कलर है, ये है वो है, बिल्कुल दिक्कत नहीं करता, डिस्प्ले A1 है, ग्लास गार्ड, ये मतलब सब चीज़ें झूठ झूठ बोल दी। तो ये धोखा हुआ ना कि मैं तो भाई फ्रॉड कर रहा हूँ बंदे के साथ, मैं उसे बता नहीं रहा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ये तो साफ साफ फ्रॉड है। अब अविनाश चाहे तो मेरे को केस कर सकता है कि आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया था इसकी डिस्प्ले में दिक्कत है, इसकी इसमें दिक्कत है। अगला आता है मिसरिप्रेजेंटेशन, अनजाने में गलत बोलना। अब जैसे बिना किसी बैड इरादे के अनजाने में गलत बात बोलना जिससे आप खुद खुद समझते थे। अब मिसरिप्रेजेंटेशन को आप ऐसे समझो कि आपको पता है रेड बुल की 2013 में एक ऐड आई थी, विंग्स कैन फ्लाई, मतलब ऐसा कुछ था कि रेड बुल पी के आप फ्लाई कर सकते हो। एक बंदे ने क्या करा, कंज्यूमर कोर्ट में भाई केस फाइल कर दिया रेड बुल के ऊपर कई करोड़ का, कि मेरे को, मैं इसे कई साल से पी रहा हूँ, मेरे को अब तक पंख नहीं आए। अब वो बोलेंगे कि है ये कैसी बात है, किसी को नहीं आएंगे वो तो। बट उन्होंने अपनी ब्रांडिंग लाइन में लिखा हुआ था कि रेड बुल कैन गिव्स यू फ्लाई विंग्स। अब उन्होंने मीन नहीं किया था। अब कंज्यूमर कोर्ट में बंदे ने केस कर दिया तो अब रेड बुल ने उसे कंपनसेशन दिया था बंदे को। मैं मेरे को याद था ये वाला केस, तो मैंने फिर यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। ये होता है मिसरिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को इस तरह से। अब अगला पढ़ते हैं वैलिड बेलमेंट और इसकी काइंड ऑफ ड्यूटीज ऑफ बेली। सबसे पहले आप समझो कि बेलमेंट क्या होता है। जब एक बंदा किसी खास काम के लिए अपना सामान दूसरे बंदे को देता है और काम पूरा होने पर वापस ले लेता है, इसमें सिर्फ पोजेशन बदलता है, ओनरशिप नहीं। जैसे मान लो कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ,
मेरे को जाना है नैनीताल और मेरे पास एक डॉग है। मैं उस डॉग को क्या करता हूँ, अविनाश को दे देता हूँ कि भाई इस डॉग को आप रख लो, तब तक मैं आता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि वो कह देगा भाई अभी तो डॉग तो मेरा है, 2 दिन से मेरे पास था, ये डॉग तो मेरा है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने उस बेल बैंड के उस पर दिया है। मैंने भाई आपको 2 से 3 दिन के लिए बस वहाँ पे रखने के लिए दिया था, और मेरा काम पूरा हो गया, नैनीताल में वापस आ गया, अब ये डॉग मेरा। इससे सिर्फ पोजेशन बदला, उस पर हक बदला थोड़े टाइम के लिए, ओनरशिप नहीं बदली। इसी को हमारा बेल बैंड कहते हैं। अब ड्यूटीज क्या होती हैं बेली की, जिससे सामान नहीं मिला, जैसे सामान का सही से ध्यान रखना, रीजनेबल केयर। अब मान लो कि उसने मेरे कुत्ते का ध्यान नहीं रखा, उससे फीवर हो गया, मतलब उसने उसे ठंड में बाहर छोड़ दिया, तो मैं पैसे किससे लूंगा? बेलमेंट से। मतलब जो बेली है वो बेली से। बेली होता है, बेलमेंट एक प्रोसेस है, बेली वो बंदा है जिसे मैंने वो चीज दी है। अनऑथराइज यूज ना करना, जैसे जिस काम के लिए लिया वही करना। जैसे मैंने उसे कुत्ता रखने के लिए दिया था तो उसने कुत्ता रखा। अब ऐसा नहीं है कि वो उस कुत्ते की फाइट वगैरह करवा रहा है मेरे से पीछे, तो भी वो उसी का जिम्मेदार है। सामने वाले के सामान को अपना सामान में मिक्स कर लेना, मिक्स ना करना। अभी एग्जांपल मान लो कि मैंने उसे एक पेन दे के गया था, मैं उसे फाउंटेन का उसने अपने पेन में मिक्स करके बोल दिया कि भाई ये वाला तेरा है, वो मेरा था ही नहीं। काम पूरा होते ही सामान सही सलामत वापस करना। अब मैं वापस आ गया, अब तू मेरे डॉग को दे दे, अब तुझे डॉग से लगा हो गया, वो तो दे ही नहीं रहा भाई, मैं नहीं दे रहा, तो ये गलत है। तो ओनरशिप चाहता है उस पर, और इसमें एग्रीमेंट में ओनरशिप नहीं मिलती। अगला है हमारा रजिस्ट्रेशन रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन सबको पता होगा, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, मतलब ऑप्शनल होता है। पर अनरजिस्टर्ड फर्म किसी तीसरे बंदे पर कोर्ट में केस नहीं कर सकती। मतलब आप अगर आज चार्ज के टाइम पे आप रजिस्ट्रे मतलब किसी पार्ट फर्म को खोलोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये आपकी मर्जी है, बट अगर आप ऑप्शन रखते हो तो आप कोर्ट नहीं जा सकते किसी भी चीज़ को लेके। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जैसे इसमें सिर्फ पार्टनर्स के आपस का रिश्ता बदलता है, बिजनेस चलता रहता है। एग्जाम्पल जैसे एक पार्टनर का रिटायरमेंट, तो उससे फर्म डिसॉल्व नहीं होती, सिर्फ पार्टनर के बीच की चीज़ होती है, पार्टनर का रिटायरमेंट। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, इसमें पूरा बिजनेस ही हमेशा के लिए। हाँ, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। अब क्या होता है, इसमें पूरा बिजनेस ही हमेशा के लिए बंद हो जाता है, और सारी एसेट बेच दी जाती है, और लाइबिलिटी लाइबिलिटी जितनी भी लाइबिलिटी रहती है वो चुका दी जाती है। जो भी खर्चा वर्चा रहता है बेच बाच के सब कुछ चुकाओ जब आप फर्म डिसॉल्व करते हो तो, ठीक है। अब हम चलते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिमिनिटी गारंटी और आउटगोइंग पार्टनर्स एजेंट। इंडिमिनिटी क्या होता है, आराम से समझो आप। नुकसान की भरपाई का वादा, उसे हम इंडिमिनिटी कहते हैं। इंडिमिनिटी होल्डर सारा हर्जाना और केस का खर्चा वादा करने वाले से मांग सकता है। गारंटी क्या होता है, अगर डेटर पैसा नहीं देता तो श्योरिटी गारंटी की ड्यूटी है कि वो चुकाए, बाद में वो डेटर से वसूल सकता है। आउटगोइंग पार्टनर क्या होता है, फर्म छोड़ने वाला पार्टनर अपना कैपिटल मांग सकता है जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देता, तब तक लाइबिलिटी बनी रहती है उसकी। एजेंट कौन है, एजेंट है मालिक, प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करना और हमेशा सही अकाउंट्स देना किसी ड्यूटी है। जैसे कमीशन लेना इसका राइट है। ये सब आपकी राइट्स और ड्यूटी में आ जाते हैं। अब हम चलते हैं शॉर्ट नोट। अभी आपके 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हो गए, और 10वां क्वेश्चन था आपके शॉर्ट नोट्स। इसमें क्या कराया मैंने, जो जो मेरे को लग रहा था ना कि इस बार को शॉर्ट नोट्स में आपके टॉपिक आ सकते हैं, मैंने वो सारे डाल दिए हैं। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, देन बात करते हैं कुछ। डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरविंग इम्पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर कोई किसी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसे का काम करना इम्पॉसिबल इलीगल हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाता है, वॉइड हो जाता है, सेक्शन 56 के तहत। मान लो कि मैं कोल्ड ड्रिंक, एक कंपनी ने मेरे को कोल्ड ड्रिंक का ऑफर दिया कि आपको 10,000 बेटी कोल्ड ड्रिंक हमें सप्लाई करनी है 5 तारीख को। अब 4 तारीख को ही क्या करा गवर्नमेंट ने, वो कोल्ड ड्रिंक बैन कर दी। तो मैं 5 तारीख को से कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू है, जीरो, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो सेक्शन 56 के अंदर अब वो जो था वो इम्पॉसिबल हो गया उसे सप्लाई करना, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो सप्लाई करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, फिर मेरे पे केस वगैरह हो गई। अब टाइप ऑफ क्रॉसिंग क्या होती है, एक होती है जनरल क्रॉसिंग, एक होती है स्पेशल क्रॉसिंग। अब चेक पर 2 लाइन्स खींचकर अकाउंट, जैसे अकाउंट पे ही लिखना, जिससे पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में जाए, तो जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। इसको होता है स्पेशल क्रॉसिंग। लाइन्स के बीच बैंक का नाम लिख देना, जैसे सेबी, एचडीएफसी, कैनरा, जैसे पैसा सिर्फ उसी बैंक के अकाउंट में जमा हो सके, इसे टाइप ऑफ क्रॉसिंग कहते हैं। तो क्वांटम मेरिट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितना काम उतना पैसा, एज मच एज अर्न, दैट्स इट। अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच में टूट जाए तो जितना काम हो चुका है उतने पैसे का हकदार वो बंदा होता है। आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट बीच में टूट गया मैं पैसे ही नहीं दे रहा। जितना काम हो चुका है उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। जितना जितना काम उतना पैसा, अगर आपको ये भी लाइन याद रहेगी तो आप इसके जब एग्जाम में आएगा तो पूरे पेज भर सकते हो भाई, याद रखना। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर कौन होता है, जिसके पास चेक बिल रखना और उसके पैसे लेने के कानूनी हक हो, ये होल्डर होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, एचडीसी, वो वीआईपी मालिक जिसे चेक एक्सपायरी से पहले ईमानदारी से, गुड फेथ और बदले में कंसिडरेशन देकर मिला हो, इसको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती हैं।
लीन और अनपेड अनपेड सेलर। लीन क्या होता है, जब तक सामने वाला आपका पैसा नहीं चुकाता तब तक आप उसके सामान को अपने कब्जे में रोक सकते हो। बट जैसे ही वो आपका सामान पैसा चुका देता है तो आपको उसका सामान भी आपको उसे देना पड़ेगा। ये नहीं कह सकती क्या भाई अब तूने पैसे चुका दिया, अब मैं सामान नहीं दे रहा, ऐसा नहीं हो सकता। अनपेड सेलर क्या होता है, जिस सेलर को पैसे नहीं मिले वो सामान रोक सकता है, राइट ऑफ लीन है उसके पास, और उसके गोडाउन में रखने का स्टोरेज कॉस्ट भी कस्टमर से मांग सकता है। ये आपका अनपेड सेलर होता है। दैट्स इट गाइस, मैंने आपको ये जितने भी टॉपिक थे बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में आपको मैंने समझा दिए। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात क्या है कि आपको सबसे पहले तो अपना चैनल सब्सक्राइब करना है। स्टडी स्मार्ट कॉमर्स में जितने भी आपके बचे हुए एग्जाम है, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन बचा है, इनकम टैक्स एंड स्टैटिस्टिक बचा है, उसके बाद आपके जो भी बचे हैं एग्जाम में सारे कवर करूंगा टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। याद रखना एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं हवा में बना दूंगा। इस क्वेश्चन को देने के लिए मैं 10 साल के असाइनमेंट, 10 साल के पीवाईक्यू, एक साल में 2 बार पेपर होता है तो 10 साल मतलब 20 पेपर एनालाइज करता हूँ कि भाई कौन सा टॉपिक ऐसा है जो इस बार नहीं आया, अगली बार आ सकता है। जैसे दिसंबर 2025 में नहीं आया और इस बार आ सकता है, तो मैं उसी चीज़ के ध्यान रखते हुए आपको मतलब चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। और आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए जो बहुत डिटेल है हर चीज़ की, जैसे हर इसमें हर चीज़ है, हर चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जैसे रजिस्ट्रेशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पूरा प्रॉपर समझाया कि इस एक्ट के तहत सेक्शन 4 के मुताबिक क्या है, रिजोल्यूशन कैसे है, हर एक चीज़ का प्रॉपर एग्जाम्पल, हर एक चीज़ का प्रॉपर एग्जाम्पल। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा मेरे को व्हाट्सएप पे, क्योंकि प्रीमियम पीडीएफ है तो आपको मेरे को व्हाट्सएप से लेनी पड़ेगी। ऐसे 9717132474 आपको मेरे को यहाँ पे मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप में, आपको एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मीन्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया। आप बस लाइक करना मत भूलना यार, लाइक वगैरह नहीं करते, लाइक करना, कमेंट करना और एग्जाम के बाद आके बताना। आप ये नहीं कह सकते कि भैया आपके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि मेरी गुडविल का सवाल है। क्योंकि आप तो नेगेटिव बोलोगे अगर आओगे, तो मैं इसलिए पूरी एनालाइज करके पूरी रिसर्च करके ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नई के साथ। थैंक यू सो मच।